हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 300 सेंचुरी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एक नजर हम अपने सिलेबस पर डालेंगे। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, हमने अपने कन्वेंस के लिए पूरे इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो हमारा इतिहास है उसको कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, जहां से इतिहास की शुरुआत होती है, जिसमें हम राजाओं और महाराजाओं की बात करते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पहले का काल, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बाद मौर्य एम्पायर की बात करेंगे, अशोका, पूरी डायनेस्टी को हम देखेंगे, कुषाण शासन, सातवाहन शासन, इन सब की जब हम बात करते हैं यह है प्राचीन काल, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद है मिडिएवल, जिसके अंदर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में क्या होता है? जब भारत के अंदर मुस्लिमों का शासन स्थापित हो जाता है, यानी कि भारत में जब मुस्लिम आ जाते हैं और भारत के अंदर मुस्लिमों का रूल स्टार्ट होता है। यानी कि जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अटैक किया गया, जब से यानी कि 712 से लेकर उसके बाद से, चाहे मोहम्मद गौरी हो गया, मोहम्मद गजनवी हो गया, या दिल्ली सल्तनत के काल में हमने देखा खिलजी वंश को देखा, हमने गुलाम वंश को देखा, एंड अलग अलग डायनेस्टी का जो राज हुआ, इन सब को हम देखते हैं। और ये चलता है मुगल काल तक। जब मुगल पीरियड का एंड हो जाता है तब आते हैं अंग्रेज और मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। आधुनिक काल में भारत को अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया। अब ये पूरी घटना हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर। तो हमने अपनी कन्वेंस के लिए इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास पे बेस्ड है। और आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है एक एक करके हम पहले सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करें। दैट मीन्स भारत के इतिहास को जानने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेस हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। एंड इसके बाद जो सेकंड यूनिट है हमारा वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो उस इतिहास या उस प्लेस या उस टाइम के बारे में, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक कल्चर। अब इसमें कौन कौन से काल आते हैं, कौन कौन से एज आते हैं? सबसे पहला पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक, दूसरा है मध्य पाषाण मेसोलिथिक, और तीसरा है नव पाषाण यानी कि न्यूलिथिक। इसमें पत्थरों का यूज किया जाता था औजार बनाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, शिकार करके लोग खाया करते थे। तो इस टाइम को बिल्कुल शुरुआत माना जाता है भारत के इतिहास का। एंड प्रागैतिहासिक काल के बाद का जो टाइम है वो है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पन सिविलाइजेशन। भारत की पहली ऐसी सिविलाइजेशन जहां पे लोग एक जगह पे स्टेबल रहे और अपना पूरा गांव बसाया। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले लोग शिकार क्या करते थे, एक जगह पे रहते थे, शिकार करते थे, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया तो कहीं और चले जाते थे, यानी वो स्टेबल नहीं थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में आने के बाद एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने अपना घर बनाया, यानी कह सकते हो कि सभ्यता की शुरुआत हुई। सभ्यता का मतलब उनका रहने सहने का ढंग, खान पान का ढंग, उनका पूरा सर्वाइवल का तरीका, यहाँ से शुरुआत होती है भारत के अंदर, और वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक जगह का नाम था और यहीं पे लोग सबसे पहले बसे थे, इसीलिए इसका नाम सभ्यता पड़ गया। आज ये पाकिस्तान में आता है हड़प्पा नामक जगह, बट उस टाइम पे तो सब एक हुआ करते थे, इसलिए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कई सारे ऐसे इसके प्लेसेस मिले हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इतिहास के अंदर। इनका जो सिटी प्लान था वो बहुत भयंकर था, साइंटिफिक तरीके को इन्होंने यूज किया था, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इनका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ करता था, कल्चर इनका कैसा था, आखिर पूरा सोसाइटी करता क्या था, वो रेगुलेट कैसे होता था, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में। हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है वैदिक एज। वैदिक एज का मतलब जब वेदों के अकॉर्डिंग हमारा सोसाइटी चल रहा था। अब वेद क्या है? वेद जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसी वेदों के टाइम पे हमारी सोसाइटी 4 पार्ट्स में कैटेगराइज हो गई थी। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वेदों और इन चारों कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एज के टाइम पे। तो ये हमारा है 4th यूनिट। इसके अंदर हम जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हुआ करती थी, एंड पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, रिलीजन क्या था, इन सब के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद जो है वह 5th हमारा यूनिट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है इसके अंदर? इसमें है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनका राइज कैसे हुआ, इनकी टीचिंग्स क्या थी, इनकी शिक्षाएं क्या है, एंड जो इस टाइम पे नए नए स्टेट का ओरिजिन हो रहा था, जैसे 16 जनपद का राइज हो रहा था, इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है इस वाले यूनिट से। एंड इसके बाद है अलग अलग जो धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, मगध का राइज हो रहा था, ये सारा हो गया हमारा 5th यूनिट के अंदर। मगध जिसको आज हम बिहार कहते हैं, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसको आज हम पटना कहते हैं। एंड इसके बाद है 6th यूनिट मौर्य एम्पायर। आखिर मौर्य एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से घनानंद का अंत कर कौटिल्य ने चंद्र नामक एक लड़के को राजा बना दिया और वो बना चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे
प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सिस्टम। अशोक के द्वारा जो धम्म दिया गया ये एक टीचिंग्स थी उसके, कह सकते हो। अशोक के द्वारा कुछ मोरल रूल्स दिए गए जो सबको पालन करना चाहिए। एंड इसके शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख वगैरह जो खुदवाए जाते थे, जिनसे हमें आज उस टाइम के बारे में पता चलता है। एंड इसके बाद 7th यूनिट, वो क्या है, तमिलकम, यानी कि भारत का जो साउथ का पार्ट है, संगम साहित्य, हमें उससे पता चलता है। जैसे अलग अलग राजाओं ने राज किया तो उन सब के बारे में, इसलिए 8 यूनिट जो है वो इसी के ऊपर है, सातवाहन डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी। जब मौर्य एम्पायर का एंड हुआ तो उसके बाद जो डायनेस्टी आए उनमें इन डायनेस्टी के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ये वो यूनिट है जो आपके पूरे सिलेबस में दिया गया है। अब मैंने क्या किया है, इन पूरे सिलेबस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो एक नजर हम इन क्वेश्चन पर डाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे मिलेगा इसका। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के साहित्यिक, मतलब कोई बुक्स वगैरह, कोई ग्रंथ वगैरह हो गए, जैसे महाभारत, रामायण वगैरह हो गए। एंड पुरातात्विक, यानी कि जो रिसोर्सेस उस टाइम पे हमें मिले हैं, जैसे जब लोग मरा करते थे तो उस टाइम उनके साथ कुछ गाड़ा जाता था, तो वो रिसोर्सेस हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, कोइंस हो गए, शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गए, मंदिर हो गए, कई सारे भवन वगैरह बनाए गए। तो ऐसे चीजें जो लिखित नहीं है, जो बना दिए गए हैं, उनको हम देख के, समझ कर, उन पे लिखी हुई चीजों को पढ़कर अगर हम उसके बारे में पता लगाते हैं तो वो होता है पुरातात्विक। तो साहित्यिक और पुरातात्विक, इन दोनों स्रोतों को आपको डिफाइन करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताऊंगा पूरे टेबल के साथ कैसे आपको लिखना है इसके अंदर। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें आपको तीनों एज के बारे में बताना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। इस तरीके से जब तीनों पार्ट्स को आप बता दोगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देना है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। एंड इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ। लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था ये अपने आप में। उस टाइम पे मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सिविलाइजेशन थी उसी के ये टाइम का है ये। और ये बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था जो कि त्रिकोण का आकार का था। इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें आपको यही बताना है कि सिटी प्लान कैसे किया गया था, कैसे नालियों को बनाया गया था, जो कि ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। बहुत अच्छे से नालियां बनाया गया था साइंटिफिक तरीके से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एंड इसके बाद है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखिए, यानी कि राइट एन एसे ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग द कब लेटर वैदिक पीरियड। यानी कि वैदिक पीरियड के बाद का जो टाइम आया, उस टाइम पे सोसाइटी कैसे रेगुलेट हो रही थी, सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या हो रही थी, उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपको यही बताना होगा कि एग्रीकल्चर की इसमें शुरुआत हो गई थी, लोहे की खोज हो गई, तो लोग काफी एडवांस हो चुके थे इस टाइम पे आते आते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर। आपको बताने से महात्मा बुद्ध जी एंड महावीर जी के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या क्या टीचिंग्स है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का राइज बताओ, कैसे हुआ ब्राह्मणों का विरोध करके, और इन्होंने जो अपनी टीचिंग्स दिए उसके बारे में बताना है। दोनों के जो ग्रंथ है उसके बारे में जरूर बताना। जैसे जो महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ये 3 पिटक है, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है, 3 पिटारा कहा जाता है। ऐसे ही जैन धर्म के कई सारे ग्रंथ है जो अभी आपको मैं आंसर बताने वाला हूँ। एंड इसके बाद है 6th क्वेश्चन, वो है अशोक के धम्म नीति के महत्व का आकलन कीजिए, यानी कि एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकस धम्म पॉलिसी। धम्म के अंदर उसने बताया कि हमें धर्म का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो, जीव हत्या मत करो। क्योंकि जब अशोक के द्वारा जब कलिंग का वॉर किया गया लगभग 13 सेंचुरी के अंदर, तो सैकड़ों लोग उसके अंदर मारे गए। उन लोगों की डेड बॉडी देखकर, खून देखकर, हत्याओं को देखकर अशोक बहुत ज्यादा विचलित हो गया। इसलिए अशोक ने यह ठान ली कि अब कभी वॉर नहीं करना है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्धिज्म को अपनाया, और शांति का मार्ग अपनाते हुए अशोक के द्वारा धम्म की रचना की गई। धम्म जैसे मान लो कुछ प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना है, जो कि मोरल प्रिंसिपल है, जो अशोक के द्वारा दिया गया। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साहित्य के आधार पर तमिलकम की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि तमिलकम यानी कि जो साउथ इंडिया भारत का, जो दक्षिण भारत है, उस टाइम पे जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य एक ऐसी बुक है जो हमें साउथ इंडिया के इतिहास के बारे में बताती है, जो कि उस टाइम के कवियों के द्वारा लिखी गई थी। तो उस टाइम पे सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ये आपको बताना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको बताना है सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सातवाहन प्रशासन की मुख्य विशेषता बताइए। तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको जो मैंने थीम बताया कि ये क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आपको ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको ये वाली वीडियो देखनी है। ये वीडियो लगभग 5.5 घंटे की है, और इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं
ये मैंने ऑलरेडी अपने लाइव क्लास के अंदर करवा दिया है। तो इतने घंटों की क्लासेस के अंदर जो मैंने अपनी एनर्जी दी है, प्लीज इसका फायदा उठाइए। अब इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा, इससे अच्छा मैं कोई नया सब्जेक्ट समझा देता हूँ। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद इस नोट्स को जरूर डाउनलोड कर लेना, एक बार आप इसको रीड कर लो और एग्जाम में जाके आंसर लिख दो। आप भूलोगे नहीं, गारंटी देता हूँ। नोट्स में से ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, वही आपको लिख कर आ जाना है विद फॉर्मेट के साथ, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया। नोट्स को डाउनलोड करने के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको जो भी नोट्स चाहिए आप उस पर सिंपल क्लिक कीजिए, वाई नाउ पे क्लिक करके डिटेल भरिए और आपके सामने पीडीएफ आएगी, उसको पढ़ लीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज सभी जगह शेयर करना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप वोट डालने जाते हो ना, तो प्लीज मुझे भी वोट कीजिए, रेड बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में मैं आपकी ऐसी हेल्प कर सकूं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो को देख के आप समझ लीजिए और आगे सभी को बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।